मलिक इसहाक का जो कैरेक्टर है, इसके बारे में हमने बड़ी मिथोलॉजी भी इसके अराउंड बिल्ड थी। उस ज़माने में अखबारों में आता था, वो मैंने पढ़ा है कि एक जज को उन्होंने इस तरह से धमकी दी, वो एटीसी का जज था, वो बीच में पर्दा शर्दा भी था कि इसको नज़र ना आए, लेकिन उसने कहा तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे बच्चे यहाँ रहते हैं, तुम्हारी बीवी यहाँ रहती है, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम फैसला। और उसने फैसला फिर ज़ाहिर है उनके हक में दे दिया। ये ज़रा इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं इस कैरेक्टर के बारे में पहले आता हूँ, लेकिन मैं आपको वो मोडस ऑपरेंडी जो आपने जज का किया ना, मुझे रियाज बसरा का किस्सा फिर याद आ गया। मियां चन्नू में आपको याद होगा कि एक सुइसाइड बेल्ट बनाते हुए घर में धमाका हो गया था। ठीक, ये भी 2009 के लगभग की बात है। ठीक, ठीक, ठीक। और जिस बंदे के घर में धमाका हुआ उसका नाम था मास्टर रियाज। मास्टर रियाज जो है वो लश्कर जंगवी का, वो खुद भी जख्मी हुआ, बंदे मार भी गए। कोई दो उसके मेहमान आए थे जो कि प्रोबेबली सुइसाइड बॉम्बर थे। वहां पे कोई अगले दिन बहुत बड़ा कोई प्रोसेशन था, 2 दिन 3 दिन बाद शिया प्रोसेशन। हाँ, ठीक। उस पे उन्होंने हमला करना था। मैं वहां पे मियां चन्नू पहुंचा कवर करने के लिए। वहां पे जाके जब वो किया तो पता चला कि ये पहले भी अरेस्ट हो चुका था एक दफे। जिस बंदे ने अरेस्ट किया था उसका नाम था रियाज, वो डीएसपी था। ठीक। तो अभी उसने इसकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं डाली थी, वो सोच रहा था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो उसे एक फोन आया, उसने कहा कि देखो मेरा नाम रियाज बसरा है, तुम्हारा नाम भी रियाज है, जिसको तुमने गिरफ्तार किया है वो भी रियाज है। तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगले 24 घंटे में से हम में से एक रियाज नहीं होगा। ठीक है। और इसको अवॉइड करने का तरीका यह है कि तुम एक रियाज को छोड़ दो। अच्छा। तो रियाज छोड़ दिया गया। ठीक है। ठीक। तो ये आप वह जो बात कर रहे हैं मलिक इसहाक की, मैं आपको ये बात जरा थोड़ी सी तुलानी हो जाएगी। मलिक इसहाक जो है वो रहीम यार खान से ताल्लुक था, ताजर बरादरी, लेकिन वो जो ज़हनी तौर पे वो इतना ज़्यादा कमिटेड हो गया कि शिया को मारना जो है वो सवाब है और सीधा जन्नत है, और ये हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि इससे आगे कुछ नजर नहीं आता था। सो नतीजा में बहुत बंदा मारा। कोर्ट में एडमिट बंदा कर रहा हो कि मैं 100 से जायद शिया मार चुका हूँ। कोर्ट में एडमिट कर चुका हो जज के सामने कि तुमने जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये कमिटमेंट के अलावा बंदा ये नहीं कर सकता। जाहिर है। फिर दूसरा ये कि उसने जो अपनी तंजीम नौ की वो सेल्स की सूरत में कर दिया उसे, ठीक। ताकि अगर कोई सेल बस्ट हो तो दूसरे को पता ना हो। बड़ी जदीद किस्म की। अच्छा। अच्छा, वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार, अब उसकी रिहाई का मामला भी बीच में आएगा, और फिर अब आप पे है कि आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, जब मैं वो बयान करूंगा। तो जीएचक्यू अटैक, ठीक। मलिक इसहाक जेल में है और जीएचक्यू पे अटैक हो जाता है और अजाब पड़ जाता है। आपके एक इंटेलिजेंस यानी ऑफिस जो उसका सेंट्रल ऑफिस है, उसमें वो घुस के यरगमाल बना लेते हैं बहुत सारे अफसरान को। अब रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू होता है। रेस्क्यू करने के लिए एक प्लान तजवीज़ किया जाता है। उसमें बहुत सारे लीडर्स को लेके आया जाता है, जैसे कि अहमद लुधियानवी, ये कहीं रहीम यार खान में या उससे आगे कहीं पाए जा रहे थे। इन्हें वहां से स्पेशली बुलाया गया और फिर मुल्तान से गालिबन या कोई करीबी इलाके से उन्हें हेलीकॉप्टर पे बिठा के जीएचक्यू पहुंचाया गया। डॉक्टर शेर अली शाह, बड़ा मोहतरम नाम है, उनको बुलाया गया और डॉक्टर शेर अली शाह से वो उस्मान और फकीर, जिसकी मैंने पहले वो नेगोशिएशंस करने, एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक। तो वो एंगेज इन्होंने, वो शेर अली शाह से भी बदतमीजी कर दी, जो जाए लुधियानवी से भी बदतमीजी कर दी रिपोर्टेडली। लाहौर डेप्यूटी आर्मी चीफ का स्पेशल प्लेन लैंड किया कोलडकपत जेल से, मलिक इसहाक को निकाला गया। और ये मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा हूँ कि वो जो साहब उन्हें लेने आए थे, उन्होंने कहा ये अमीर साहब को आपने चेन्स क्यों पहनाई हुई है, उतारे ये बेड़ियां वेड़ियां। उतार के ले गए। वहां पे जाके ये भी लतीफे की बात है कि मलिक इसहाक ने अब अपने कड़के से पूछा, कौन हो तुम? तो कहा तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं मलिक इसहाक, अमीर लश्कर जंगवी। उसने आगे से कहा, अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, मैं फलां फलां बोल रहा हूँ। अब ये वही नेटवर्क था जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे यही उस्मान हमलावर था। उसका इल्जाम भी लश्कर जंगवी पे था। तो वहां पे उसने कहा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी हमारी सबसे पहले डिमांड तो अमीर साहब ये कि आपको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा आगे मैं जेल में और तुम्हारे स्टेटमेंट से मैं जेल में अब साड़ी जाऊंगा। बहरहाल मलिक इसहाक ने बड़ी कामयाबी से उसको एंगेज किया, परसुएड किया। उसके जो हमलावर थे उन्होंने
अपने आप को उड़ा लिया। ये उस्मान और फ़कील ने अपनी बेल्ट को बाहर फेंक के आग लगा के एक्सप्लोड कर दिया और ख़ुद वो ऊपर छत में सीलिंग के पीछे छुप गया। और वो जब वो इस तरह बाकी बंदे रेस्क्यू हो गए। वो जब बाद में सीलिंग वीलिंग को सफाई कर रहे थे, वो सीलिंग नीचे गिरी, वो नीचे गिरा, उसके साथ ही सर पे इंजरी वो पकड़ा गया। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे उस वक्त थे जनरल कियानी साहब, हम्म, उन्होंने मलिक इसहाक का बहुत शुक्रिया अदा किया बनता था सर। और उन्हें कहा कि हम आपको इसका रिवॉर्ड देंगे। हम्म, उसके कुछ दिन बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, हमारे शानदार रियासत को माँ जैसे बनाने वाले हम्म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक खत लिखा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि मलिक इसहाक के केसेस को सुना जाए। ठीक। और उसके नतीजे में फिर वो हेयरिंग हुई। कौन थे उस वक्त लाहौर के चीफ जस्टिस? मुझे इस वक्त नाम ज़हन में नहीं है, चले। वाकई में नहीं है। मैंने इफ्तिखार चौधरी का ले लिया तो मैं उनका भी ले सकता था। और फिर इनकी जमानत हो गई, ठीक। जो कि अगर आप आज भी केस पढ़ें तो जमानत नहीं बनती थी। बहरहाल ये रिहा हो गया। फिर आपको अगली इंटरेस्टिंग बात भी सुनाता हूँ। मैं जब इनकी रिहाई हुई है तो मैं डेस्किंग कर रहा था इस्लामाबाद में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे कोर्ट चाहिए था। फिर मैंने एक साहब जो इनके साथ मौजूद थे, उनके फ़ोन के ज़रिए इनसे इस्लाम दुआ ली। वो भी बड़े तगड़े आदमी होंगे। वो भी तगड़े आदमी अभी भी हैं। हाँ। तो उनके फ़ोन से मैंने इनसे इस्लाम दुआ ली, इनका कोट लिया और इन्होंने मुझे कहा कि मैं अब जो है वो ज़िंदगी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक गुजारूंगा। इस रिहा हो गए और उसके बाद उन्हें एक लेजिटिमेट रोल देने के लिए सिपाही साहबा का नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया, ठीक। जिस पे लुधियानवी एंड कंपनी खुश नहीं थी। हम्म, बहरहाल क्योंकि इतना मजबूत आदमी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो आप तो उसके बाद वो जो हमारी एक दिफाई पाकिस्तान काउंसिल बनी थी, एक दिन उसकी स्टेज पे नजर आ जी गई, जी जी, आपको याद होगा। बिल्कुल याद। तो वो भी यानी इनका रोल अब मुआशरे में स्ट्रेंथन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जो उनका यहाँ पे था ना कि शिया को नहीं छोड़ना, वो नहीं निकल पा रहा था। और इसकी गवाही अगर आप कभी इंटरव्यू करें सुहेल जफर चट्टा साहब को, जो बड़ा लंबा अरसा डीपीओ रहे हैं, जी जी जी, रहीम यार खान, और उनकी बड़ी मुलाकातें रही हैं। तो वो आप जॉब एंटी करप्शन, जो अब सीसीडी जॉब सीसीडी पे आ गए। सीसीडी ठीक। पे आ गए, तो उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि इनको कोई न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, लेकिन वो भी वो हाथ हैंड्स अप हो गए। मीनवाइल इनका बेटा जो है वो कोयटा चला गया। कोयटा जाके वो वहाँ पे, चूंकि इनका नेटवर्क अच्छा मजबूत था, तो वहाँ पे उसने लीड करना शुरू कर दिया और एजेंसीज ने इनके बेटे को उठा लिया, इनको ये समझाने के लिए कि अब आप ये हरकतें ना करें। लेकिन वो मामलात नहीं बने। फिर वो भी मुझे याद है कि मैं सुबह सुबह इस्लामाबाद मुझे जाना था, मैं 5 o'clock निकला, तो मुझे एक साहब का फ़ोन आया, वो इन्हीं के माजी के नेटवर्क्स में से थे। ठीक। तो उन्होंने कहा कि मैं चूंकि एक बड़ा बाखबर आदमी हूँ और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हूँ, तो उनकी आवाज़, और ये सुबह 5:30 बजे का वक्त था। ठीक। और मैं उस वक्त तकरीबन भेरा के करीब पहुंचा हुआ था, अकेला ही था। तो उन्होंने कहा कोई इत्तला मिली है आपको? कहा नहीं, क्या हुआ? उन्होंने कहा मलिक इसहाक को मार दिया गया है। मैंने गाड़ी उधर ही लगा ली। सबसे पहले मैंने उठ के हमारी जो ब्यूरो चीफ थी उन्हें फ़ोन किया, बैठ रोक के गाड़ी। ठीक। मैंने कहा ज़रा तैयार हो जाओ, चूंकि मैं रास्ते में, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता उस तरह खबर की। मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ, मैं तुम्हें पास ऑन करता जाऊंगा, तुम खबर बहुत बड़ी है। तो फिर मैंने फ़ोन करना शुरू किए, कोई चक्कर नहीं कि इतने अर्ली। और फिर सीटीडी और कंफर्मेशन देते हुए भी थोड़ा सा जरा, कंफर्मेशन देते हुए भी, फिर लकीली मेरे ना फ़ोन में से निकल आया, और मैं उन साहब का नाम भी भूल गया, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का नंबर, और ये वाकया मुजफ्फरगढ़ में हुआ था। ठीक। मजे की बात है कि उनके एक डेप्यूटी थे मलिक साहब के, उनको भी मैं फ़ोन कर रहा था तो उनका नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग पे जा रहा था। अच्छा। तो मैंने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से पूछा कि ये वाकया हुआ है? उन्होंने कहा जी हुआ है, लेकिन हमने नहीं किया, सीटीडी मुल्तान ने किया है। ठीक। मैंने कहा कितने अफराद, इलाका तो आपका, कितने अफराद? उन्होंने कहा जी बाकी डिटेल्स वही आपको देंगे, लेकिन 12 अफराद जो हैं वो उसमें, वो गालिबन 12 ही उन्होंने बताए। मैंने अगला सवाल उन डेप्यूटी साहब का नाम लेके किया, वो भी इनमें शामिल है? उन्होंने कहा जी वो भी इनमें शामिल है। तो इस तरीके से वो कोर्ट लिया। फिर सीटीडी ने कोई 2 घंटे बाद अपना प्रेस रिलीज जारी किया कि उनको निशानदही के लिए लेके जा रहे थे, तो उनके अपने ही साथियों ने हमला कर दिया छुड़ाने के लिए, वो तो ऐसे ही होता है और माशाल्लाह। अपने ही साथियों की गोली से वो भी चल बसे और वो भी साथी चल भी चल बसे, बसे। साथी भी चल बसे। ठीक। तो ये है। और उनका जो
अदरवाइज मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने आते ही सबसे पहला काम तो ये भी आपको मैं मतलब रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आते ही स्पाई साहबा की लीडरशिप से कहा था कि अकाउंट्स की डिटेल मुझे दीजिए, क्या आया, कहाँ स्पेंड किया। उस हम्म। पे जवाब ये दिया गया कि हम जो है वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और हम अकाउंट्स डिटेल नहीं रखते। उस पे उन्होंने उन्हें काफ़ी खींचा। फिर यहाँ तक पहुँच गया मामला के इनका जो डेप्टी थे गुलाम रसूल शाह गालिबन उनका नाम था। ठीक। याद आ गया मुझे नाम। तो वो भावन नगर में कोई जलसा था जहाँ पे इनके वो जो सेक्रेटरी जनरल थे ढिल्लों साहब वो खिताब कर रहे थे। जो ही उन्होंने देखा कि गुलाम रसूल शाह और उनकी टीम आ रही है तो उन्होंने जलसे के अख्ताम का ऐलान कर दिया। तो वहीं पे उन्होंने उनको पिटाई शिटाई कर दिया कि गुलाम रसूल शाह एंड कंपनी ने। सो वो सिपाही साहबा के अंदर भी कोई जो कि अब अहले सुन्नत वल जमात के नाम अहले से सुन्नत ऑपरेट करेगी। एग्जैक्टली अहले सुन्नत वल जमात के नाम से ऑपरेट कर रहे, उसके अंदर भी जो है वो कोई तब्दीलियां लाना चाह रहे थे, रेडिकल किस्म की। तो एक कंस्पिरेसी थियरी जो है वो ये भी है कि स्पाई साहबा या अहले जमात अहले सुन्नत की लीडरशिप को पहले आगाह कर दिया गया था इस हवाले से। और दूसरा इनका कि इनको इनको किया जाए, दूसरा इनका इंटरनेशनल स्टेचर बहुत क्या शानदार क्या हो इसकी गया। वजह ये है कि सॉर्ट ऑफ अप्रूवल भी उनकी एक तरह से कि और उनकी भी तरफ से हो गया, चलो चीज चंगा है, जान छूटी। वो सॉर्ट ऑफ अप्रूवल तो मैं नहीं कह सकता, आप अली क्या चाह रहे हैं ठीक है, लेकिन अप्रूवल से मेरी मुराद वो नहीं है कि उन्होंने इजाजत दे हाँ दी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जिसे कहते हैं ना एक नॉड हाँ कि ओके ओके हाँ वो खुद भी चूंकि तंग तंग आए थे। हुए थे तो नॉट, लेकिन दरमियान में ये भी इतलात आई कि ये इतने इम्पोर्टेंट हो गए थे कि अब मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी बड़ी बन जाएगी, कि स्पेशल प्लेन पे ये गए एक ब्रादर मुल्क में, इन्हें वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया जैसे किसी डिग्नेटरी को दिया जाता है, और उस वक्त वहाँ पे OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो इनका जो इंटरनेशनल स्टेचर था वो भी एक डेवलप होना शुरू हो गया। और आप अगर आज भी उठा के देखें तो